हेलो एवरीवन। देखो हमारा आज का टॉपिक है विलोम। क्लास 8 हमारा टॉपिक है आज का विलोम। अपनी बोर्ड क्लास में क्लास 8 में विलोम शब्द आते हैं, कम से कम 3 या 4 आते हैं। ठीक है, चार दो दो आते हैं समथिंग। ठीक है, तो विलोम शब्द मतलब एक दूसरे का विपरीत अर्थ। ठीक है, देखो जैसे नाम से ही पता चल रहा है कि इसका विपरीत अर्थ। ठीक है, दूसरा या उल्टा विलोम का हम शब्द समझेंगे। जैसे विलोम है तो विलोम का जो अर्थ होता है वो क्या होता है? उल्टा। क्या होता है? विपरीत। क्या होता है? विपरीत, या हम कह सकते हैं उल्टा अर्थ। ठीक है, देखो हम पहले इस शब्द को समझेंगे, इसका मतलब क्या था? विपरीत या उल्टा अर्थ होता है। ठीक है, अपनी बोर्ड क्लास में कम से कम 2-3 क्वेश्चंस आते हैं इसमें बोर्ड पैटर्न पे। देखो ये हमें याद भी करने हैं और समझने भी हैं, दोनों तरीके से समझना है इसको। पहले शब्द को समझना है, शब्द अगर समझ में आएगा तो उसका अर्थ स्वतः निकल जाएगा, जब अर्थ आ जाएगा तो उसका आंसर्स भी आ जाएगा। ठीक है, तो हम इसका पहले डेफिनेशन समझते हैं कि विलोम कहते किसको है। जैसे आपको इजी शब्दों में मैंने बताया किसको कहते हैं हम? विपरीत अक्षर को, या इसके उल्टा या उल्टे अर्थ को कहेंगे। जैसे कि देखो वे शब्द जो मतलब वे शब्द जो प्रतिकूल विपरीत अर्थ देने में अर्थात विलोम शब्द अथवा विपरीतार्थ अर्थ शब्द कहलाते हैं, या दो शब्दों के अर्थ को स्पष्टता के लिए जिनका प्रयोग उपयोगी सिद्ध होता है। देखो कहने का मतलब क्या है, देखो हमने सबसे मेन पॉइंट को पकड़ा। क्या है? विपरीत अर्थ। क्या है इसका? विपरीत अर्थ विलोम शब्द कहलाता है। दूसरा, दो शब्दों के अर्थ की स्पष्टता के लिए जिसका प्रयोग किया जाता है। ठीक है, यानी दो शब्दों को हमें स्पष्ट करना है। ठीक है, उसके प्रयोग के आधार पर उसको सिद्ध करना है कि इसका विपरीत क्यों है। ठीक है, क्यों इसका विपरीत है, उस अर्थ के आधार पर ये विलोम शब्द बना है। देखो जैसे हमने इसकी डेफिनेशन पढ़ी तो क्या पढ़ा था इसमें? इसके प्रतिकूल या विपरीत शब्दों को कह सकते हैं, या अर्थ प्रकट करने वाले शब्दों को कहेंगे। इसमें क्या विशेष खास बात होती है? देखो क्या खास बात है, यदि शब्द एक वचन है। क्या है? एक वचन। अगर शब्द एक वचन है तो उसका विलोम भी एक वचन में ही होगा। उसका विलोम किस में होगा? एक वचन में। और यदि शब्द बहुवचन है तो उसका विलोम भी बहुवचन में होगा। देखो हमें सीधा कॉन्सेप्ट समझना है, एक वचन प्लस एक वचन तो बराबर एक वचन में ही इसका अर्थ निकलेगा। और अगर बहुवचन है तो बहुवचन ही होगा। ठीक है, अगर किसी एक वस्तु को केंद्र में रख के कहा गया, यानी एक वचन की तुलना की जा रही है, एक वचन है तो उसका आंसर भी एक वचन में बनेगा। और अगर बहुवचन है उस जगह तो उसका आंसर हम बहुवचन में देंगे। देखो ये इसकी विशेष, यानी इसमें ऐसा होता ही है। देखो विलोम बहुवचन बनेगा यानी विलोम बनेगा। अगला देखते हैं, तत्सम शब्दों का विलोम तत्सम, तद्भव का तद्भव और देशज का देशज ही होता है। जैसे सत्य का तत्सम शब्द है, उसका विलोम झूठ ना होकर असत्य ही होगा। तथा दिन तद्भव शब्द है तो इसका विलोम अर्थ रात्रि ना होकर रात ही होगा। देखो हम सबसे पहले एक चीज समझते हैं। देखो ये पॉइंट हमें किस चीज पर ध्यान केंद्र करवा रहा है? देखो ये पॉइंट को हम ध्यान से समझेंगे। देखो हिंदी में शब्द होते हैं, तीन जैसे शब्द होते हैं। पहला होता है हमारा तत्सम। ठीक है, दूसरा होता है हमारा तद्भव, एक होता है हमारा देशज, और एक होता है विदेश।
4 होते हैं। ठीक है, तो अगर तत्सम शब्द है, ठीक है, अगर उस जगह तत्सम शब्द है तो उसका आंसर तत्सम में ही आएगा, और अगर तद्भव शब्द है तो उसका आंसर तद्भव में आएगा। देखो तद्भव में ही होगा, और अगर देशज शब्द है तो उसका आंसर देशज में ही होगा। ठीक है, इसका ये नहीं होगा कि तत्सम शब्दावली है तो उसका आंसर हम तद्भव में देंगे, नहीं, ऐसा नहीं होता है। जैसे तद्भव है तो उसके अर्थ में भी तद्भव ही होगा। जैसे उसमें पहले पॉइंट में हमने देखा था कि एक वचन है, ठीक है, यही समझा था हमने कि एक वचन है तो इसका आंसर एक वचन में ही होगा, ना कि बहुवचन में होगा। ठीक है, अगर एक वचन है तो उसका आंसर एक वचन में देंगे, और अगर आंसर में बहुवचन है तो उसका आंसर हम बहुवचन में देंगे। ठीक है, वैसे ही तत्सम शब्द है तो उसका आंसर तत्सम में ही होगा, और अगर देशज है तो उसका आंसर भी हम देशज शब्दावली में देंगे, और उसकी जगह अगर तद्भव है तो तद्भव में ही उसका आंसर होगा। देखो एग्जाम्पल के तौर पे देखो, हमने ये लिखा है सत्य, एक तत्सम शब्द है जिसका विलोम झूठ भी होता है, लेकिन झूठ में इसका आंसर नहीं देंगे तो क्या देंगे, असत्य देंगे ही, क्योंकि तत्सम का तत्सम ही होगा, ना कि तद्भव होगा। तद्भव तो हमारे झूठ किस में आ जाएगा, तद्भव शब्द में आएगा, तो इसका आंसर हम सत्य का असत्य देंगे। ठीक है, और दिन है तो दिन का हम विलोम शब्द रात्रि भी होता है, ठीक है, दिन का रात्रि भी होता है, लेकिन रात्रि शब्द तत्सम है, लेकिन हम इसको ना देकर क्या देंगे, रात, क्योंकि ये तत्सम शब्द है। हमने क्या पॉइंट समझा इसमें कि तत्सम होगा तो तत्सम ही आंसर आएगा, तद्भव होगा तो तद्भव में ही आंसर देंगे, ना कि तत्सम का तद्भव में। ठीक है, ये दोनों पॉइंट क्लियर होंगे आपको। ठीक है, थर्ड पॉइंट पे हम पढ़ते हैं। देखो विकारी शब्दों का विलोम विकारी व अविकारी शब्दों का विलोम अविकारी शब्द ही होता। देखो विकारी शब्द होंगे तो उनका अर्थ विकारी में ही आएगा, और जहाँ अविकारी शब्द होंगे तो उसमें अविकारी शब्दावली ही आएगी। जैसे हमने पढ़ा है, देखो विकारी शब्द कौन कौन से होते हैं। विकारी में 4 प्रकार के होते हैं, जैसे संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया, विशेषण। ये किसके अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत आते हैं। किसके अंतर्गत आते हैं, विकारी शब्द के अंतर्गत। देखो विकारी इसमें होते हैं संज्ञा शब्द, सर्वनाम शब्द, क्रिया और विशेषण शब्द। ये शब्दावली आएंगे हमारी विकारी में। और अविकारी भी 4 प्रकार के होते हैं, समुच्चय, विस्मयाबोधि आदि जो शब्द आते हैं वो हमारी अविकारी शब्दावली के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, अब देखो विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण हम पढ़ेंगे, वो हमें याद भी करने हैं। ठीक है, देखो सॉरी, देखिए विलोम शब्दों के कुछ उदाहरण हैं, देखेंगे। देखिए अभी जैसे आपको समझाया कि तत्सम का तत्सम ही होगा। देखो इन विकारी शब्दों को, सॉरी, हमें विलोम शब्दों को याद भी करना है। देखो अंकुश यानी निरंकुश, यानी इसका विपरीत अर्थ आया है। क्या आया, इसका विपरीत आया है। अचेतन यानी सचेतन। अतिवृष्टि, अतिवृष्टि किसको बोलते हैं, अधिक होना। अनावृष्टि अति कम, अनावृष्टि अधिक। अनिवार्य यानी कंपलसरी, हमें जो चीज होती है। ऐच्छिक यानी ऑप्शनल में जो हम लेते हैं। अनुराग, विराग, विराग का भाव क्या होता है, विरक्ति। अनुरक्त यानी विरक्त। अनुकूल यानी प्रतिकूल। अनुज यानी अग्रज। आकर्षण यानी विकर्षण। आदान यानी प्रदान, यानी हम किसी को आदान ले रहे हैं, और प्रदान मतलब दे रहे हैं। आदान लेना, प्रदान मतलब देना। आगे देखिए आंध्र यानी सूखा, वो आंध्र मतलब गीला, और शुष्क मतलब सूखा। ठीक है,
सु का शब्द किसके अंतर्गत आता है? तद्भव के अंतर्गत। ये क्या है लेकिन? तत्सम शब्द। आदि, अनादि, क्योंकि इसमें सेम शब्द ही आएंगे, ठीक है, लेकिन विपरीत होंगे। इनका अर्थ कैसा होगा? विपरीत निकला हुआ होगा, ठीक है। देखिए, आधार, निराधार, आयात, निर्यात, आरोहो, अवरोहो, आज्ञा, अवज्ञा, उचित, अनुचित, उत्कर्ष, निष्कर्ष, उत्थान, पतन, उदय और अस्त। अस्त मतलब डूबना, यानी उदय, सूर्य का उदय होना, उदय से समझ में आ रहा है। मैंने बोला देखो विलोम शब्द हमें याद करने की तो है, लेकिन अगर हम शब्दों को ही समझ जाते हैं तो याद करने की भी नौबत नहीं आएगी, हम तुरंत इसका आंसर दे सकते हैं। कैसे? अगर हमने शब्द की भाषा को समझ लिया, इस शब्द का अर्थ क्या है, अगर हम इस अर्थ को समझ पाएंगे तो उसका आंसर भी इजीली निकल सकता है। जैसे उत्थान है उठना, और पतन यानी नष्ट हो जाना। उदय, उदय यानी सूर्य का उदय होना, प्रकाशित होना, और अस्त होना यानी सूर्य का डूब जाना। अगर हम इस अर्थ पे ही जाते हैं तो हम इसका आंसर निकाल सकते हैं। देखो, उन्नति और अवनति। उन्नति यानी बढ़ना, अवनति घटना, उपकार करना और अपकार करना, औचित्य, अनौचित्य, कनिष्ठ और वरिष्ठ। कनिष्ठ मतलब छोटा, वरिष्ठ मतलब बड़ा। जैसे कीर्ति होना और फिर अपकीर्ति होना। पहले कीर्ति का मतलब होता है वैभव, यश, नाम होना। कीर्ति का अर्थ यही होता है। अगर हम अर्थ पे ही जाएंगे तो इसका आंसर निकाल सकते हैं ना, कि कीर्ति मतलब हमारा यशोगान हो रहा है, और अपकीर्ति यानी अपयश लग गया उस जगह। अकृतज्ञ, कृतधन्य, कृपण और दानी, यानी कृपण का मतलब होता है कंजूस। क्या होता है इसका अर्थ? कंजूस, ठीक है। और दानी मतलब दान देने वाला। कृष्ण मतलब काला। देखो, इसका अर्थ अगर अर्थ पे जाए तो कृष्ण का मतलब क्या होता है? काला। और शुक्ल मतलब सफेद। अगर अर्थ पे जाएं, बिना याद करे भी हमें याद हो सकता है, लेकिन अर्थ समझ में आएगा तब। अब देखो, कृत्रिम। और कृत्रिम मतलब होता है बनावटी, जिसको बनाया है। और प्राकृत यानी कुदरती देन, क्रय करना और विक्रय करना। घात और प्रतिघात, जड़ यानी स्थिर, चेतन मतलब अस्थिर हो जाना, जागरण, सवेरा, शयन मतलब सोना। जागरण मतलब जागना, सोना। ये हमारे तद्भव हो जाएंगे। ये तो तत्सम शब्दावली है, लेकिन ये तद्भव हो जाएंगे। ज्वार, भाटा, ठोस, तरल, दुर्व्यवहार, सदुर्व्यवहार यानी बुरा व्यवहार, बुरा व्यवहार करना। सद्भाव यानी अच्छा व्यवहार करना। धूमिल और उज्जवल यानी साफ। नवीन, नया, प्राचीन मतलब पुराना, ठीक है। जैसे निर्मल, मलिन होना। नूतन, नया, पुरातन, प्राचीन के ही अर्थ में आता है। परदेश और स्वदेश। परदेश दूसरा देश, स्वदेश यानी अपना, ओके। परकीय और परकीय यानी दूसरा, स्वकीय मतलब स्वयं का। इसके बाद है पाप करना और पुण्य। पाप यानी जिस कार्य को करते हैं और मन घबरा रहा है, उस चीज को बुरा लग रहा है तो पाप किया है, और मन संतुष्ट है तो वो पुण्य के अर्थ में आया, ठीक है। अगला देखिए, प्रकट होना और गुप्त यानी छिपना, ठीक है। आगे देखिए, प्रत्यक्ष, साक्षात, परोक्ष, अलग। अब देखिए, प्रवृत्ति और निवृत्ति। देखो, जिस चीज में भाव है वहां अभाव भी होगा, यानी अभाव का मतलब हो सकता है हम कमी लगा सकते हैं। भूत और भविष्य, ठीक है। ये आपको आता ही। देखो, मंगल, अमंगल, मितवई यानी कम,
अपव्यय अधिक, मिलन यानी मिलना, विरह मतलब बिछुड़ना, मूक मतलब गूंगा, वाचाल मतलब अधिक बोलने वाला। ठीक है। तद्यपि और राग, द्वेष। राग मतलब क्या होता है, मोह हो सकता है। द्वेष मतलब हमें जब मोह नहीं होगा तो क्या होगा, दुश्मनी होगी। देखो, रीत और कुरीति, वरदान किसी चीज का प्राप्त होना, अभिश्राप यानी श्राप प्राप्त होना उस जगह। वादी और प्रतिवादी, हम जब किसी चीज का विरोध करेंगे तो उसका विपरीत अर्थ है समर्थन, यानी हमने उसका साथ दिया, उसके लिए बोला। विशेष, स्पेशल, सामान्य, जनरल। विस्तार, किसी चीज को हम ज्यादा एक्सप्लेन कर देते। संक्षिप्त यानी छोटे रूप में बता देना। इसके शब्दों को भी समझ सकते हैं, जैसे विस्तार यानी बहुत बड़े रूप में, और संक्षिप्त मतलब छोटा हो सकता है। वैध यानी जिसकी, वैध और अवैध मतलब लीगल और इलीगल। शाश्वत और नश्वत यानी जड़वत और नष्ट होने वाला। ठीक है। देखो, हमने इनके शब्दों को समझा। ठीक है, अगर हम इन शब्दों को समझ पाएंगे तो ही इनका आंसर बिना रटे भी दे सकते हैं। ठीक है, रटने की कोई आवश्यकता नहीं है, बस इस शब्द को अगर हमने पहचाना और उसके अर्थ को समझा तो हम इसका आंसर दे सकते हैं। ठीक है। देखो, इसके बाद दो तीन और है। आलस्य यानी हमें जो आलस आता है। स्फूर्ति यानी ताजगी। स्फूर्ति मतलब ताजगी। देखो, आशावादी, होपफुल, निराशावादी, हताश रहने वाला। आस्था, हमें किसी चीज में आस्था करना, और अनास्था यानी आस्था नहीं करना, पूजा पाठ नहीं करने वाला। क्रय विक्रय हमने पढ़ा। गमन, गमन करना। आगमन, किसी का आना, गमन मतलब जाना। गुरु, टीचर, शिष्य, स्टूडेंट। देखो, प्रलय तो सृष्टि भी है, अगर बंधन है तो मुक्ति है। प्रवेश यानी आना, निकास मतलब जाना, और निर्माण किसी चीज का निर्माण होना। ध्वंस मतलब नष्ट होना। अगर हमने इनके अर्थों को भी समझा, ठीक है, विलोम को अर्थ को भी समझा, तो हमें इसका आंसर दे पाए हैं। ठीक है, याद करने से बेटर अगर हम इनको समझें तो हमें ये सारे याद हो सकते हैं, बिल्कुल इजी तरीके से याद हो सकते हैं। याद होने का दो ही तरीके होते हैं। एक तो है कि हमने शब्द को ही समझ लिया कि ये शब्द कहना क्या चाहता है, ऊपर से हमने पढ़ा टाइटल यानी विलोम यानी इसका विपरीत अर्थ निकलना। ठीक है, तो हम इसका आंसर बिना रटे भी दे सकते हैं। ठीक है, तो हमें सबसे पहली फर्स्ट प्रायोरिटी हमारी होनी चाहिए कि हमें शब्द को समझना है। ठीक है, शब्द को समझना है। ठीक है, देखिए आगे। कुछ शब्द और हैं। देखो, शिष्ट, अनिष्ट होना। शीत और उष्ण। शुल्क और निशुल्क, यानी शुल्क यानी फीस देना, निशुल्क यानी फ्री। शुभ कार्य और अशुभ कार्य। देखो, नाम से स्पष्ट हो रहा है, हमें रटने की आवश्यकता पड़ी इस चीज को, नहीं पड़ी, तो नाम से क्या हो रहा है, ये स्पष्ट हो रहा है। ठीक है, शुभ अशुभ। शोक यानी दुख होना। शोक यानी किसी चीज का दुख होना। हर्ष मतलब खुशी होना। संयोग, मिलना। वियोग यानी बिछड़ना। सक्रिय यानी एक्टिव, निष्क्रिय यानी अनएक्टिव। आगे देखो, सजीव और निर्जीव। सजीव मतलब चेतन अवस्था, निर्जीव मतलब जड़ अवस्था हो सकती है। सरस और नीरस। नीरस और सरस को समझो। देखो, सरस मतलब सरल, जिसमें रस प्राप्त हो रहा है। नीरस यानी जिसमें हमें नीरसता, उबाऊपन, या हमें वो नीरस बिना रस का लग रहा है, उसमें आनंद नहीं आ रहा है। सभ्य, पढ़ा लिखा। असभ्य यानी अनपढ़। सार्थक यानी सिद्ध होना। निरर्थक, जिसका कोई अर्थ नहीं है, जिसका कोई मूल्य नहीं है। सुलभ, सरल रूप से। दुर्लभ यानी कठिन होना। आगे देखिए, सौभाग्य और दुर्भाग्य, उसका स्तुति करना। हम किसी की स्तुति करेंगे। निंदा मतलब बुराई करना। निंदा मतलब बुराई करना। ओके, स्थापित और विस्थापित करना।
स्वकीय यानी स्वयं का, परकीय यानी दूसरे का, स्वदेश यानी अपने देश में, विदेश बाहर, स्वार्थ निस्वार्थ, स्वेच्छा अपनी इच्छा से किया कार्य, व्यवस्था उस चीज को करने की व्यवस्था, सन्यासी और गृहस्थ। सन्यासी मतलब जिसने सन्यास ले लिया जीवन से, अपने कार्यों से, अपनी जिम्मेदारियों से सन्यास प्राप्त कर लिया, वो सन्यासी। और गृहस्थी यानी जी अपने जिम्मेदारियों को करने वाला, यानी ग्रस्त जीवन का पालन करने वाला। देखो हमने पढ़े विलोम शब्द, ठीक है। देखो कुछ मौखिक शब्द शब्दावली उनको पढ़ेंगे हम। देखो तत्सम शब्द का विलोम किस रूप में होगा? तद्भव या तत्सम, तो मैंने आपको फर्स्ट पॉइंट में बताया था, अगर तत्सम शब्दावली है तो उसका आंसर हम तत्सम में ही देंगे। तो इसका आंसर क्या बनेगा बेटा? आंसर इसका क्या बनेगा? तत्सम शब्द का विलोम तत्सम ही बनेगा। तब तत्सम शब्द में ही आंसर आए। विलोम शब्द किसे कहते हैं? यानी विपरीत अर्थ को, विपरीत अर्थ या उल्टा अर्थ, ठीक है। आगे देखते हैं, कुछ एक्सरसाइज है अपनी। मैंने बोला अभी हमें जो शब्द थे उनका सिर्फ अर्थ आना चाहिए, आंसर हम स्वतः कर सकते हैं, इजी टर्न कर सकते हैं आंसर को, अगर हमने उस शब्द का अर्थ समझ लिया। देखो इन एक्सरसाइज को हम देखते हैं, पहले पढ़ेंगे। देखो अनुरुक्त का मतलब, रक्त मतलब तो ब्लड होता है, विरक्त या अविज्ञा यानी पालना ना करना। तो इसके उपयुक्त अर्थ में देखो पहला शब्द हमने यहाँ पहचाना विरक्त, आ लगाए उपसर्ग में भी आता है, तो इसका राइट आंसर होगा हमारा विरक्त। देखो बंधन है तो क्या होगा इसका आंसर? मुक्त है, बांधना है या छोड़ना है। तो अगर बंधन है, किसी चीज का बंधन है, तो इसका उल्टा क्या होगा? मुक्त होना। इसका आंसर है मुक्त होना। अगला है कृतज्ञ, कृपण होना, वरिष्ठ होना या कृतधन कृतधन होना। देखो स्वार्थ है तो विषाद होगा? नहीं, दुख थोड़ी ना होगा। परमार्थ अलग थोड़ी ना होगा, तो क्या होगा? निस्वार्थ यानी निस्वार्थ भावना, बिना किसी स्वार्थ की भावना। सौभाग्य होना यानी भाग्यहीन होना, अर्थ तो आता है, लेकिन क्या इसके सही आंसर होगा? राग मतलब संगीत नहीं, दुर्भाग्य होना। तो आंसर अपना आएगा दुर्भाग्य। क्या आएगा अपना आंसर? दुर्भाग्य। अगला है देखो दिवस यानी दिन का होना, और दिन रात या रात्रि, तो इसका क्या आएगा? दिवस का, दिवस का आएगा हमारा रात, रात्रि। दिवस का आएगा रात। देखो धूमिल का क्या आएगा? धूल, उज्जवल या खराब, तो क्या आएगा धूमिल का? उज्जवल। देखो अगर हमने इन शब्दों को समझ लिया, अगर हमने इन शब्दों को समझ लिया तो हम इसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है, हम इसका आंसर दे पाएंगे। देखो आगे देखो सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। विलोम मिलान करना है एक दूसरे से। देखो ठीक है, देखो आलस्य करना है, आलस्य करना है तो क्या होगा बेटा उसकी जगह? स्फूर्ति, यानी इसका आंसर है हमारा कै। आंसर हमारा कै बनेगा। मंगल का क्या बनेगा? तो मंगल का बनेगा हमारा अमंगल। क्या बनेगा हमारा इसका? अमंगल यानी खे आंसर, ठीक है। अब जड़ यानी उस जगह जम जाना है, स्थिर हो जाना, जड़। और क्या होगा इसका बेटा? चेतन। जड़ का आंसर रहेगा हमारा चेतन, तो इसका बनेगा गै, ठीक है। ठोस हो जाना, ठोस यानी अगर वो ठोस है तो क्या आएगा? तरल।
तो क्या है इसका आंसर? घ। अंकुश यानी निरंकुश, ओके। औचित्य अनौचित्य यानी च। शिष्ट का बनेगा हमारा अशिष्ट, और ज्वार का बनेगा हमारा भाटा। ओके, राइट, समझ में आए? आगे देखेंगे। देखो, गुरु ने अपने शिष्य को बुलाकर समझाया। गुरु ने, तो इसमें देखो पहले ही आंसर दे रखा है गुरु और शिष्य। गुरु का क्या होगा विलोम? शिष्य होगा। ओके देखो इसमें सगुण होगा और निर्गुण। अनुकूल और प्रतिकूल जीवन का आधार है। अनुकूल, प्रतिकूल। अगला है दिन और रात। दिन और रात। अगला है तरल और ठोस। इसका होगा ठोस, राइट। कुछ क्वेश्चन एक्सरसाइज है, मेरे साथ करना है आपको। देखो, विरोध समर्थन, ठीक है। कृपण यानी कंजूस होता है, तो उस जगह हम लिखेंगे दानी। दानी, ओके। शुष्क होगा तो आंध्र होगा। आंध्र होगा, ठीक है। जस्ट इसके बाद होगा आपका अपकीर्ति। कीर्ति यानी अपकीर्ति। आगे देखेंगे हम, आगे आइए हम, कीर्ति जस्ट अपकीर्ति, ठीक है। इसके बाद आएगा निर्मल, मलिन। उसके बाद आएगा यद्यपि, तथापि, यानी तथापि और यद्यपि। ठीक है। वरदान का आएगा अभिश्राप, आलस्य स्फूर्ति, आशावादी, निराशावादी, स्तुति, अस्तुति। इस एक्सरसाइज को आप स्वयं करेंगे, ठीक है, ओके। अच्छा, हमने ये पढ़े आज विलोम शब्द, ठीक है बेटा। तो विलोम शब्द हमने जब ये पढ़े हैं तो आपको इनको कल समझना है, अच्छे से रीड करना है, इसके बाद इस एक्सरसाइज को फॉलो करना है, ठीक है। थैंक यू।